हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन डाइपोल के रिलेटेड। अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूं, शॉर्ट डाइपोल में आपके पास दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पहले आ जाती है, एक तो एक्चुअल लाइन और दूसरा आपका इक्वेटोरियल लाइन। एक्चुअल लाइन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखोगे शॉर्ट डाइपोल के लिए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसका वैल्यू आपको मिलेगा ट्वाइस के पी। पी आपका डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पे सेपरेशन होगा जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो और डाइपोल के सेंटर के बीच का। फर्दर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और आप देखते हो कि एक्चुअल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है। बट इक्वेटोरियल लाइन की अगर मैं बात करूं, इक्वेटोरियल लाइन पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आ जाता है उसका वैल्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इट इज के टाइम्स पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, जो पड़ा हुआ है लास्ट वीडियोस में, जो अगेन आप वहां पे चेक कर सकते हो। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप बोल सकते हो कि एक्चुअल लाइन पे जो फील्ड का डायरेक्शन है और इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो वहां पर आप देखोगे उनमें 180 डिग्री का डिफरेंस है। दैट मींस अगर मैं एक्चुअल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ दिखा रहा हूं तो इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ दिखाना होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टार्ट मैं कहां से करता हूं, मैं पहले एक डाइपोल लूंगा। जब मैं एक डाइपोल लूंगा तो फिर मैं एक जनरल पॉइंट लेने वाला हूं, बट वो जनरल पॉइंट आपके डाइपोल के बहुत दूर होने वाला है। और वो जो जनरल पॉइंट मैं लेने वाला हूं किसी तरीके से मुझे उसका लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डाइपोल ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब भी आप डिस्टेंसेस की बात करते हो, एंगल्स की बात करते हो, वो आप हमेशा डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करते हो। तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे फिर आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को समझते हैं, फिर कुछ इक्वेशंस हम यहां पे लिखेंगे और इन इक्वेशंस की मदद से आपको पता चलेगा कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, पहले डायग्राम वाइज देखते हैं। तो यहां पर मैं एक डाइपोल ले रहा हूं और डाइपोल का सेंटर पहले लोकेट करते हैं। तो डाइपोल का सेंटर आपके पास ये है, तो मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे कि अगर आपके पास ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा ना कुछ, तो लेट अस एज्यूम मैं यहां पर डाइपोल मोमेंट को एक वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, और वो जो वेक्टर यहां पर मैं दिखा रहा हूं वो आपका ये वेक्टर मैं दिखा रहा हूं। एक बार और देख लो, तो यहां पर आपके पास ये तो पूरा डाइपोल है, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो यहां पर मैं इस तरीके से इस एरो से दिखा रहा हूं। ये आपका यहां पर क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और इसको मैं यहां पे पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इसको यहां पर पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अब मैं यहां पे एक जनरल पॉइंट लेता हूं। अब यहां पर मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूं और वो जनरल पॉइंट आपके पास यहां P होने वाला है। आप देख सकते हो कि जनरल पॉइंट जो मैंने यहां पे लिया हुआ है इसको मैंने सेंटर के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि यहां पर जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो वो सेंटर से मेजर करते हो ना, तो दैट मीन सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, लेट अस एज्यूम ये आपके पास R है। लेट अस एज्यूम ये आपके पास R है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका R यहां पर है ये एक एंगल बना रहा है ना P वेक्टर के साथ, ये एक एंगल बना रहा है P वेक्टर के साथ, और वो एंगल यहां पर आपके पास थीटा है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो ये पॉइंट है ये एट एन एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। एक बार और, ये जो आपका यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट एट एन एंगल थीटा लोकेटेड है बट विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर, और किस डिस्टेंस पर लोकेटेड है, ये आर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। दैट मींस यहां पर पोजीशन के लिए थीटा का पता होना जरूरी है और आर का पता होना जरूरी है, और साथ साथ में ये आपका यहां पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। अच्छा, किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हो ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक बार मैं
दिखाता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास ये ए वेक्टर है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास ए वेक्टर है। आप ए वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। यहां पर अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं तो ये आपके पास ए कॉस थीटा आ जाएगा, और ये कंपोनेंट यहां से फिर आपका ए साइन थीटा आ जाएगा। दैट मींस मैंने यहां पर ए वेक्टर को रिजॉल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब फर्दर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। अगर मैं इस ए वेक्टर को इस तरीके से लूं, अगर मैं इस ए वेक्टर को इस तरीके से लूं, तो अगेन आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। लेट अस एज्यूम मैं एक कंपोनेंट यहां से दिखा रहा हूं, ये थीटा बोल रहा हूं कि ये आपका यहां पे थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा कैसे ड्रॉ करोगे? ए साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर टू ए कॉस थीटा, तो आपका यहां पर ए साइन थीटा इस तरीके से होने वाला है। दैट मीन्स यहां पर अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा, उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप ले सकते हो, उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये तो आप हमेशा पढ़ते आते रहते हो, बट ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जो कि हम यहां पर यूज करने वाले हैं। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं। ये जो आपके पास यहां पर डायपोल मोमेंट P है ना, इस P को आप रिजॉल्व कर दो P कॉस थीटा और P साइन थीटा में। अब आपको डायरेक्ट पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट आपका होने वाला है, एक बार देख लो, ये वाला जो कंपोनेंट आपका होने वाला है, ये कंपोनेंट जो आपका होने वाला है, ये तो P वेक्टर है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी P cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल यहां पर है ना। तो आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी P cos थीटा। अच्छा, ये P cos थीटा रिप्रेजेंट किसको करता है? ये भी एक डायपोल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके पास अगर ये P है, ये डायपोल है, एक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो P के बराबर है। और अगर मैं यहां पे P cos थीटा लेता हूं, ये भी तो डायपोल मोमेंट है ना, ये भी एक डायपोल का डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा ना। इसी तरीके से आप यहां पे दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले सकते हो, और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं इस तरीके से ले रहा हूं। और ये आपके पास यहां पर P साइन थीटा होने वाला है, ये आपका यहां पर P साइन थीटा होने वाला है। कहने का मतलब जो आपका एक्चुअल डायपोल मोमेंट था, मैंने इसको रिजॉल्व किया। इसका मतलब ये होगा कि आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका ये जो डायपोल है, ये दो हाइपोथेटिकल डायपोल्स का बना हुआ है, और वो दो हाइपोथेटिकल डायपोल्स का जो डायपोल मोमेंट है, एक का P cos थीटा है तो दूसरे का P साइन थीटा है। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि आप यहां पे P cos थीटा को लो और इसका डायपोल कंस्ट्रक्ट करो। इसका डायपोल कुछ इस स्टाइल का होगा, इसका डायपोल कुछ इस स्टाइल का होगा। अगेन आप देख रहे हो कि P cos थीटा का ये डायरेक्शन है। अगर P cos थीटा का ये डायरेक्शन है, दैट मींस ये आपके पास नेगेटिव होगा, ये आपके पास यहां पॉजिटिव होगा। दिस इज अ हाइपोथेटिकल डायपोल। ये हाइपोथेटिकल डायपोल है, और ये हाइपोथेटिकल डायपोल का डायपोल मोमेंट P cos थीटा है। तो किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पे P साइन थीटा है, P साइन थीटा की मदद से भी आप यहां पे एक हाइपोथेटिकल डायपोल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और वो मैं यहां पे कर रहा हूं। अगेन आप देख रहे हो कि डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां पर आपका कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो आपका ये वाला डायपोल है, ये दो हाइपोथेटिकल डायपोल्स का बना हुआ है, एक तो ये डायपोल और दूसरा ये डायपोल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका ये वाला डायपोल है ना, इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा है। चेक कर लो, ये आपके पास जो ये वाला हाइपोथेटिकल डायपोल है, इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे पॉइंट P आपका लाई कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो डायपोल है, इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आपका यहां पर पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप इन दो डायपोल्स की मदद से, इन दो हाइपोथेटिकल डायपोल्स की वजह से यहां पे फील्ड निकालो, तो आपको दो फील्ड के वैल्यू मिलेंगे। उन्हीं दो फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालो, आपको पता चलेगा कि इस डायपोल, एक्चुअल डायपोल की वजह से नेट फील्ड यहां पर कितना होगा। तो ये आपका यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, तब जाके आप यहां इवैल्यूएट कर सकते हो। अब एक एक करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे P cos थीटा मान लूं, तो अब आपके पास जो डायपोल मोमेंट है ना, वो P नहीं है, वो P cos थीटा है। तो इक्वेशन जो आप यूज करते हो, वहां P की जगह पे P cos थीटा लगाना है शॉर्ट डायपोल की इक्वेशन में। अब देख लो, ये आपका डायपोल है,
इस डायपोल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r है वो आपको देकर है, तो यहां पर जो आपका फील्ड होगा एक्सियल लाइन पे वो होता है ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। मैं अगर यहां पर इस डायपोल मोमेंट का सबस्क्रिप्ट 1 रखूं, और सॉरी इस डायपोल का सबस्क्रिप्ट 1 रखूं, इस डायपोल का सबस्क्रिप्ट मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, मैं 2 रख रहा हूं। अब जरा देख लो, जो 1 डायपोल है, 1 डायपोल के एक्सियल लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा है, तो यहां पर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे जो आपका फील्ड होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो वो आपका यहां पर E1 वेक्टर आ जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आपको दिखाना है, और E1 का वैल्यू कितना होगा, एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, आप लिखते हो ट्वाइस के, यहां पर लिखना पड़ेगा P cos थीटा। क्यों P cos थीटा, क्योंकि यहां डायपोल मोमेंट आपके पास P cos थीटा है, P नहीं है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, P cos थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे r क्यूब लेना पड़ेगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जरा दूसरे डायपोल की वजह से देखो, ये आपका दूसरा डायपोल है, दूसरे डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आपको यहां पर फील्ड का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि एट अ डिस्टेंस r निकालना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो आपका फील्ड का डायरेक्शन होता है इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। यहां पर आपका डायपोल मोमेंट तो नीचे की डायरेक्शन में है, इक्वेटोरियल लाइन पर आपका यहां पर जो फील्ड होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आने वाला है, तो यहां पर आपका जो E2 होने वाला है वो आपका इस डायरेक्शन में आने वाला है। अच्छा, E2 का वैल्यू, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ जाएगा, मैं यहां पर माइनस भी लगा सकता हूं बट मैग्नीट्यूड वाइज से भी बात करते हैं, तो वो आपके पास आएगा KP sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब आप सोचोगे ये P sin थीटा कहां से आया, क्योंकि जिस इक्वेटोरियल, मैं रिपीट करता हूं, जिस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आप फील्ड निकाल रहे हो वो डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो तो P sin थीटा है, तो आप यहां पर इस पॉइंट पे जो फील्ड निकालोगे तो वहां पर आपको P sin थीटा लिखना पड़ेगा, ना कि P cos थीटा। तो इस चीज को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर E1 वेक्टर मिल गया, आपको E2 वेक्टर मिल गया, आप देख रहे हो कि यहां पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन रहे हैं, आप यहां इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। रिजल्टेंट यहां पर कितना आएगा, देखते जाओ। तो देखते जाओ, अगर मैं यहां पर बात करूं EP, तो EP आपके पास अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस आपके पास E2 स्क्वायर होने वाला है। अंडर रूट ऑफ E1 का वैल्यू अगर आप देखोगे यहां पे इट इज ट्वाइस KP cos थीटा बाय r क्यूब, तो आप यहां पे लिख दो ट्वाइस KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहां पर आप E2 का स्क्वायर करने वाले हो। नेगेटिव वगैरह मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात यहां कर नहीं रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज बस फील्ड को यहां पे डील कर रहा हूं। तो आपके पास ये आएगा KP sin थीटा बाय r क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा KP sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा स्क्वायर अलग अलग से दे दो हर एक टर्म को। ये आपके पास अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई K स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर आप लिख सकते हो r क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर आएगा K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास r क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन आएगा K स्क्वायर P स्क्वायर r क्यूब का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो निकाल दो कॉमन। ये आपके पास अंडर रूट, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, आप K स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, P स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां पर आपके पास आएगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां आपने K स्क्वायर P स्क्वायर r क्यूब का होल स्क्वायर तो कॉमन निकाल दिया, वहां रहेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। तो आपके पास यहां पर जो EP आ जाएगा इट इज इक्वल टू, तो आप EP निकाल रहे हो, पॉइंट P पे नेट फील्ड निकाल रहे हो, बट मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन की अभी मैंने बात नहीं की। तो EP का जो वैल्यू आपके पास आएगा, ये हर एक टर्म का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा ना रूट के, तो आपके पास ये आ जाएगा KP डिवाइडेड बाय r क्यूब, और फिर अंडर रूट अपनी जगह पे रहेगा। यहां पर 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं ना 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये सारा रूट में है,
तो आप खुद देख सकते हो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो जो आपका नेट फील्ड पॉइंट पी पे आ गया मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ये आपका 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने एक जनरल पॉइंट पे यहां पर फील्ड निकाला, और जनरल पॉइंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि जनरल पॉइंट आपका यहां पर सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है, वो आर यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो यहां पर ये पॉइंट है ये कौन सा एंगल बना रहा है एक्चुअल डायपोल मोमेंट के साथ, थीटा एंगल बना रहा है, तो वो थीटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पी जो यहां पर आपके पास है वो तो डायपोल मोमेंट है, किसका, आपके एक्चुअल डायपोल का डायपोल मोमेंट है, तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो होपफुली किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, आपके पास ये E1 आ गया, ये आपके पास E2 आ गया, आप यहां पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो। तो देख लो मैं पैरेललोग्राम यहां पे कंप्लीट करने वाला हूं। ये मैंने पैरेललोग्राम यहां पे कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पे ये आपका यहां पर ये आपका यहां पे नेट रिजल्टेंट आने वाला है। तो ये आपका यहां पर ईपी होने वाला है, ये आपका ईपी है, और ये ईपी यहां पर लेट अस अज्यूम अल्फा एंगल बना रहा है। ये ईपी आपका यहां पर अल्फा एंगल बना रहा है, बट विद रेस्पेक्ट टू E1, विद रेस्पेक्ट टू E1 अगर ये आपका E1 है, मैं बोल सकता हूं ना ये आपका E2 होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपका E2 होगा। जरा tan अल्फा की बात करते हैं, मैं tan अल्फा की बात करता हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं tan अल्फा, tan अल्फा किसके बराबर होगा, आराम से देखते जाओ। tan अल्फा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर E2 होगा, बेस आपका E1 होगा। आप tan अल्फा को यहां पर E2 बाई E1 लिख सकते हो। देखते जाओ, यहां पर अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 का जो वैल्यू आपके पास है, आप E2 का वैल्यू देख सकते हो, इट इज KP साइन थीटा, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब। अच्छा यहां पर आप देख लो, मैंने E2 का वैल्यू लिख दिया, E1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि E1 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं, E1 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय, आप चेक कर सकते हो E1 का वैल्यू आर क्यूब, आपको E1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, और ट्वाइस KP कॉस थीटा, ट्वाइस KP कॉस थीटा। आप देख सकते हो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपका KP कैंसिल हो जाएगा, KP कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका जो tan अल्फा यहां पर मिल रहा है आपको, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपका आ रहा है tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि यहां पर आप थीटा को अल्फा के साथ रिलेट कर रहे हो। जो नेट फील्ड आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, आप उसको थीटा के साथ रिलेट कर सकते हो। तो जब भी अगर मैं आपको यह बताऊं कि थीटा का वैल्यू यहां पे लेट अस अज्यूम 60 डिग्री है, मैं बोल रहा हूं थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, आप अल्फा बोल सकते हो, आप आराम से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। आप क्या लिखोगे यहां पे, आप लिखोगे tan अल्फा इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो √3 होता है, आप इसको सीधे लिख सकते हो √3/2। दैट मींस आपका अल्फा जो आएगा इट विल बी tan इनवर्स √3/2। तो आप देख सकते हो बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये। बट आपको यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपका जो जनरल पॉइंट है आपके डायपोल के सेंटर से किस डिस्टेंस पर है, और यहां पर आपका जो ये पॉइंट है, जो कि आपको ये लाइन मिल रही है, ये लाइन एग्जैक्टली आपके डायपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें आप देख रहे हो कि यहां पर यूज हो रही है। अगर आप थीटा का वैल्यू यहां पर 0 लोगे, थीटा का वैल्यू 0 लेने का मतलब, ये थीटा का वैल्यू 0 लेने का मतलब आप एक्चुअल लाइन पे आ जाओगे। जब आप यहां पर थीटा का वैल्यू 0 लोगे तो आप देखोगे कि आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वैल्यू मिलेगा जो आपको शॉर्ट डायपोल की वजह से एक्चुअल लाइन पे मिल जाता है। और सिमिलरली अगर आप यहां पे थीटा का वैल्यू 90 लोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वैल्यू मिल जाएगा जो आपको शॉर्ट डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे मिल जाता है। वो केसेस भी देखते हैं, तो फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलो इस इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट केस, अगर मैं थीटा को यहां पे 0 कर दूं तो पहला इंपॉर्टेंट केस, केस 1, अगर मैं थीटा यहां पे 0 डिग्री लूं, आपको पता है कि आपका जो cos 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीटा 0 डिग्री का होने का मतलब, ये आपका यहां थीटा कुछ वैल्यू है, अब आप इसको 0 करना चाहते हो तो आपको यहां पर पॉइंट को कुछ ऐसे, ये जो पॉइंट है आपका यहां पे, आप इसको
सिंपली ऐसे लेने वाले हो, यहां पर लेने वाले हो। तो दैट मींस आपने अपने पॉइंट को यहां से यहां ले लिया, आपने इस थीटा को यहां पर 0 कर दिया, तो आप किस लाइन पे आ गए, आप एक्शियल लाइन पे यहां पर आ गए। अच्छा, एक्शियल लाइन पे तो पहले ही आपको पता होता है फील्ड का वैल्यू। अगर मैं यहां एक्शियल लाइन की बात करूं तो एक्शियल लाइन पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, इट इज ट्वाइस KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये तो पहले ही नोन है। अब देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन से सेम मिलेगा, तो देखते हैं, आप आराम से देखते जाओ। यहां पर आपके पास जो EP आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय R क्यूब अपनी जगह पे, अंडर रूट ऑफ यहां पर 3 अपनी जगह पे, कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, ये आपके पास EP का जो वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1 4 होता है, और अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस KP डिवाइडेड बाय R क्यूब आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेम आंसर मिल रहा है, दैट मींस इक्वेशन आपकी वैलिड है, तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आपको सही आंसर मिल रहा है। जो आपको नोन रिजल्ट था ना, आपको वही वापस से मिल रहा है एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। चलो दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं यहां पे केस 2 की बात करूं, दैट मींस केस 1 आपका यहां पर एक्शियल लाइन पे आपको ले जाता है, केस 1 आपका यहां पर एक्शियल लाइन पे आपको ले जाता है। केस 2 अगर मैं बात करूं, मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करने वाला हूं। दैट मींस आपका तो ये अभी तक यहां पे थीटा कुछ वैल्यू है, 90 के लिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा। दैट मींस आपका पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे आना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो पॉइंट है आप उसको इक्वेटोरियल लाइन पे ले जाना चाहते हो। तो दैट मींस जब मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आप इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हो, इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो कि cos 90 जो आपके पास होगा, इट इज इक्वल टू 0, ये पहले से ही आपको पता है। जरा यहां पर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर जो EP आएगा, तो आपने अपने जनरल पॉइंट को कहां पे लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे लिया। देखते हैं कि उस पॉइंट पे आप फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा। आपके EP का वैल्यू जो है, इट इज इक्वल टू KP बाय R क्यूब, तो अपनी जगह पे रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 0 के बराबर है, तो 3 × 0 + 1 आ जाएगा। आपका EP का जो वैल्यू है यहां पे, वो आपके पास KP डिवाइडेड बाय R क्यूब अंडर रूट ऑफ, ये तो 0 है, ये 1 है, 0 + 1 1 होता है, अंडर रूट 1 1 होता है आपके पास। तो आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यहां पर आपको वही वैल्यू मिल रहा है जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे आपको वैल्यू मिलता है, और ये नोन वैल्यू आपके पास है। मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे सकती है। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हो, बट एज अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, आपका जो पॉइंट है यहां पे, वो जो रेफरेंस पॉइंट आपका यहां पर है, वो बहुत दूर है आपके डायपोल से। लास्ट पॉइंट यहां पर मैं आ जाता हूं। यहां पर आप देख रहे हो कि ये अल्फा है और ये आपके पास थीटा है। अगर अल्फा और थीटा का समेशन 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कंडीशन आपको देगा, समझने की कोशिश करो। लास्ट पॉइंट जो मैं यहां पे दिखाने वाला हूं, लास्ट पॉइंट जो मैं यहां दिखाने वाला हूं, दैट इज कि अगर मैं अल्फा प्लस थीटा को यहां पे 90 डिग्री कर दूं, यहां से क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन या यहां से कौन सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप यहां पे अल्फा प्लस थीटा कितना ले रहे हो, 90 ले रहे हो। अच्छा, अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन पता है ना, तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं लिख सकता हूं ना कि tan अल्फा इट इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/2 tan। अच्छा, जरा थीटा की जगह देख लो, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं ना 90 माइनस अल्फा, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं ना यहां पे 90 माइनस अल्फा। अच्छा, tan 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, वो होता है ना cot अल्फा के बराबर। तो अगेन एलाइड एंगल्स का थोड़ा पता होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं कि आपका जो tan अल्फा है, इट इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आ जाएगा cot अल्फा। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। अच्छा, फर्दर और एक बात देखते हैं। अगर मैं इस cot अल्फा को नीचे लाऊं, अगर मैं इस cot अल्फा को नीचे लाऊं, मैं लिख सकता हूं देयरफॉर tan अल्फा डिवाइडेड बाय cot अल्फा इट इज इक्वल टू 1/2। अभी तक कहीं पे डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, 1/cot क्या होता है, 1/cot होता है ना tan ही। तो दैट मींस आप यहां पर tan अल्फा तो लिखोगे ही लिखोगे, tan अल्फा तो लिखना ही लिखना है आपको, बट यहां पर 1/cot क्या होता है, वो भी तो tan होता है, तो उसकी जगह पर भी आप यहां पे tan अल्फा लिख दो। अच्छा, किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। लास्ट पॉइंट देख लो, मैं बोल सकता हूं यहां पे कि आपका जो tan स्क्वायर अल्फा है, इट इज इक्वल टू 1/2। मैं बोल सकता हूं कि आपका जो यहां पर tan अल्फा है,
जो आपका tan अल्फा है यहाँ पे इट इज इक्वल टू 1/√2। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ नया नहीं है, कुछ खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास tan अल्फा 1/√2 है, तो अल्फा को लिख सकते हो ना आप tan इनवर्स 1/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगेन मैंने तो अल्फा के रिलेटेड निकाला, आप थीटा के रिलेटेड भी यहां पर कंडीशन निकाल सकते हो। चलो थीटा के रिलेटेड कंडीशन निकालते हैं। थीटा के रिलेटेड कंडीशन निकालता हूं मैं। तो अगेन आपको पहले ही पता है कि आपके पास जो tan अल्फा है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। अच्छा, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? 90 माइनस थीटा। अल्फा की जगह मैं ये कंडीशन को यूज कर रहा हूं, मैं खुद से एक कंडीशन दे रहा हूं कि आपका अल्फा प्लस थीटा 90 के बराबर अगर होगा तो आपका अल्फा tan इनवर्स 1/√2 होगा। तो थीटा किसके बराबर होगा? चलो वो देखते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस थीटा 90 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि आपका जो अल्फा होगा इट इज 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की जगह पर मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू 1/2। यहां पर आपका tan थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। अब मैं थीटा की कंडीशन निकाल रहा हूं, इससे पहले मैंने किसका कंडीशन निकाला? अल्फा का कंडीशन निकाला। दोनों का पता होना चाहिए, और आपको अगर ये वैल्यूज याद ही रहेंगे तो बहुत सारे आप देखोगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये कंडीशंस आपको मिलती रहेंगी। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर आपके पास 1/2 tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cot थीटा इट इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं ना, cot थीटा को 1/tan थीटा इट इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब करना कुछ नहीं है, इस tan थीटा को यहां ट्रांसपोज करता हूं, इस 2 को यहां पर ट्रांसपोज करता हूं। मैं बोल सकता हूं ना यहां पे कि आपके पास 2 जो है इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक बार और देख लो, यहां पर tan थीटा को यहां ट्रांसपोज किया, tan थीटा इंटू tan थीटा आपका tan स्क्वायर थीटा, 2 को यहां ट्रांसपोज किया तो 2 यहां पर आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं ना, और आपका जो यहां पर tan स्क्वायर थीटा है इट इज इक्वल टू 2, दैट मींस आपका जो tan थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू √2। फर्दर लास्ट पार्ट देख लो, आपका थीटा जो होगा इट विल बी tan इनवर्स √2। तो दैट मीन्स जब मैं बोल रहा हूं ना कि अल्फा प्लस थीटा, लास्ट पॉइंट, जब मैं बोल रहा हूं कि अल्फा प्लस थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है, ये कंडीशन मैंने आपको दिया कि जब आपका अल्फा प्लस थीटा, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा आपके नेट फील्ड का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू E1। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा आपका यहां पर इस लाइन का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट, वो आपका थीटा यहां पर है। मैं कंडीशन खुद से आपको बोल रहा हूं कि जब अल्फा प्लस थीटा 90 के बराबर होगा ना, तो आपका जो थीटा होगा, पॉइंट 1, आपका जो थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2। सिंपल। और आपका जो अल्फा होगा, आपका जो यहां पर अल्फा होगा इट विल बी tan इनवर्स 1/√2। तो दोनों कंडीशंस सही है। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये आपका यहां डिस्कशन आ रहा है, तो जब भी आप शॉर्ट डायपोल की बात करोगे, शॉर्ट डायपोल की वजह से फील्ड की बात करोगे, इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तो यहां पर डायपोल को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लेने वाला हूं। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रोटेट करें तो आप जो वहां पे काम करोगे, वो कितना काम आप करोगे, वो वाला पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। और जो आप काम कर रहे हो ना इन रोटेटिंग अ डायपोल, क्या वो वहां पर स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।